निकाली, यार ये समस्याएं है ना, तो फिर उन्होंने योजना निकाली, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी को हम इतना पैसा देंगे, अब पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो पैसा ही नहीं मिलेगा। तो लोग लालच में आकर के, या कोई जिनको लालच नहीं था, जो वास्तव में कमज़ोर थे, जो नहीं पढ़ा सकते थे, आज उनके लिए योजना आई तो वो बेटी को पढ़ाने में सक्षम हो पाए। बहुत सारे लोगों की इच्छा भी रहती है लेकिन मजबूरी में नहीं पढ़ा पाते, तो उन लोगों के लिए योजनाएं लाई। तो वो क्या थे, वो पी नरहरि जी क्या थे, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था लाडली लक्ष्मी योजना का। IAS ऑफिसर है ना, तेलंगाना करीमनगर के रहने वाले हैं। तो आप देखोगे कि उस व्यक्ति ने सामाजिक समस्या को समझा, कारणों तक गए और एक शानदार ड्राफ्ट तैयार किया गया कि इन प्रॉब्लमों के आधार पर हम इतना इनकम फिर भी देखो लाडली लक्ष्मी योजना को आप पढ़ोगे, एकदम में पैसा नहीं दिया, वरना लोग क्या करते हैं, एक बार में पैसा चला जाएगा तो हो सकता है खर्च करते किसी और चीज़ में। तो बेटी को इतनी साल की उम्र में हो जाएगी तो इतना पैसा मिलेगा, फिर बेटी ग्रेजुएट हो जाएगी तो इतना पैसा मिलेगा, फिर बेटी की शादी हो जाएगी तो इतना पैसा मिलेगा, इतना सारा सब कुछ। तो सरकार ने हर स्टेप को बड़ी कम उससे पहचान किया और उसके बाद में जाकर के क्या हुआ, उस समस्या की वास्तविक सॉल्यूशन निकाला। और आज देखो भारत की सक्षम क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश में तो नंबर 1 पर या नंबर 2 पर है, मान लीजिए कि नंबर 1 योजनाओं में शामिल है ना, सफलता में। भारत में भी ये कई सारे नामों से नाम चल रही है, भारत के अन्य राज्यों ने भी इसको कई अन्य नामों से अपनाया, नाम बस चेंज है, कॉन्सेप्ट सभी यही है। ठीक है, आज यूनिवर्सल बेसिक इनकम तमिलनाडु ला रहा है, तो क्या ये लाडली बहना योजना का ही वो नहीं है, कॉपी है। इसके पहले अभी एक महीने में 15 दिन पहले राजस्थान सरकार ने घोषणा करी थी कि हम लोग भी अभी बुजुर्गों के लिए लाएंगे, इनके लिए लाएंगे। तो बात क्या है कि अच्छी चीज़ सब जगह फैलती है, तो उनको कॉपी किया गया। तो एक समस्याओं को एक व्यक्ति ने पहचाना, आप ही की जैसे एक सक्षम IAS ऑफिसर ने, और उस सोशल प्रॉब्लम का इतना शानदार सॉल्यूशन निकाला कि आज देखिए कि जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, आज वो बेटियों को बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने देखा होगा कि बिल्कुल, तो बहुत सारे पैसे के लालची लोग हैं, ये मैं सभी नहीं बोलूँगा, सभी माता पिता होते हैं कुछ, लेकिन वास्तव में होते हैं कि अब बेटी पढ़ेगी तो इतना पैसा मिलेगा ना। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन में मैंने फेस किया है कि मेरे गांव के कई सारे लोग मेरे साथ, जो मैं पढ़ने जाता था तो लड़कियों को और लड़कों को इसलिए पढ़ने भेजते थे क्योंकि साइकिल मिलेगी, उस समय पे साइकिल मिलती थी, तो साइकिल मिलेगी इसलिए सरकारी स्कूल में भेजते थे, इसलिए नहीं भेजते थे कि पढ़ना है, नहीं साइकिल मिलेगी, चेक मिलेगा, वो चेक आता था पहले तो। हाँ लंच भी मिलेगा, इसलिए तो अच्छी बात है ना। पर हमारा तो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि भाई वहाँ स्कूल में बैठेगा बच्चा या बच्चे तो सीखेगा। मिड डे मील भी इसीलिए लाया गया था कि बच्चों को खाने के बहाने भेजा जाए तो पोषण भी बढ़िया होगा, शिक्षा भी मिलेगी। तो आप क्या बन रहे हो, सोशल डॉक्टर। आपने ये काम कर लिया ना कि समाज की समस्याओं की हर चीज़ को, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि घर पे जाएं तो घर पे या आप कहीं भी जाएं, घर से जाएं, घर से बाहर कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, कोई सामाजिक इवेंट है आपका, कोई शादी ब्याह भंडारा, कोई भी समस्याएं, मतलब कोई भी इवेंट है आपके, कहीं भी जा रहे हो आप, है ना, घूमने जा रहे हो, किसी और जगह पे जा रहे हो, अपने कान को और अपने दिमाग को खुले रखना, अपनी आंखों को खुले रखना। खुले रखने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि उसको ऑब्जर्व करना, प्रेक्षण करना, सामाजिक समस्या क्या है यहाँ पर, है ना। बहुत सारी समस्याएं आपको दैनिक जीवन में मुझे समस्या का महसूस कैसे हुई, सोचिए एक अधेड़ उम्र के आदमी और दिल्ली से लेकर के कटनी तक व्यक्ति खड़ा खड़ा आ रहा है, भेड़ बकरी की तरफ बैग सिर पर टंगा हुआ है, तो उसका क्या राइट का हनन नहीं हो रहा, उसका भी तो एक अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है ना। एक ऐसा माहौल सरकार उपलब्ध कराए, तो सरकार नहीं करा पा रही क्योंकि संसाधन कम है, तो पर हमें उसके लिए सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़ावा देना चाहिए। तो समस्याएं मैंने देखी कि यहाँ समस्याएं, अब सॉल्यूशन भी मैंने उसका निकाल लिया कि मैं इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से करूँगा। ऐसे ही आप भी जब प्रॉब्लम को देखें कि उसका पहले सभी आयामों में देखें कि प्रॉब्लम के कितने डायमेंशन हैं, फिर उसका सॉल्यूशन अपने स्तर पर खोजने का प्रयास करें। अगर इतना बार कर लिया ना, आधी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, किताबें वाले तो अपने सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि आप भी वही पढ़ोगे, बगल वाला भी वही पढ़ेगा, तो नंबर भी एवरेज ही मिलेगा। बेहतरीन नंबर किसको मिलेगा, जो कुछ अपना इनोवेशन करेगा। समझ पाए। इसलिए आज से जब भी जहाँ भी जाएं, किसी डिपार्टमेंट में जाएं, किसी भी कार्य से जाएं, देखें वहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर अपने स्तर पर सॉल्यूशन निकालें, है ना, और लिख लें कॉपी में, आपका हिस्सा है। आपको कब पता
पता नहीं चलेगा कि कब आपका इंटरव्यू बेहतर हो गया और कब आपने मेंस में बहुत सारे उपाय अपने आप बता दिए। ठीक है, यूपीएससी वाले तो अच्छी तरीके से समझे, इसलिए कह रहा हूँ कि यूपीएससी में तो, एमपीपीएससी में तो कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि उपाय पर आधारित होते हैं, पर कि यूपीएससी में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो इसी बेस पर रहते हैं कि उपाय बताओ, सॉल्यूशन बताओ, है ना, गिव सजेशन, है ना, आपका क्या से आप क्या समझते हो इससे, है ना, अपने अनुसार बताओ, अपने शब्दों में व्याख्या करो, सब कुछ आपके अपना व्यू मांगेगा वो। तो फिर कहाँ से लाओगे जब आपने उसको अपने शब्दों में दिया नहीं, आपने तो किताब का व्यू दिया, वही जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समस्या तो वही है, पर उसका कोई गहराई से समझेंगे तो कुछ नया इनपुट आपको मिल पाएगा। समझ पाए? हाँ, ठीक है। तो आज से इस पे काम कर दीजिए। एक ही आपके दिमाग में यही फॉर्मूला हो, नाउ योर सोसाइटी। अगर इतना कर लिया, आधे आप सोशल डॉक्टर बन गए। ये कुछ नहीं है फिर आपके आगे, ये केवल आपको लगे कि अरे यार ये क्या पढ़े, इनको हमने तो फेस किया हुआ है। आगे देखिए, आपके दैनिक जीवन में आपने फेस किया होगा ये समस्या। देखो क्या लिखा हुआ है, आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता सेलों और आयोगों की स्थापना, मतलब जितने भी विजिलेंस सेल बनाई गई है, कमीशन बनाए गए हैं, इसके लिए आरटीआई तक भी ले आया गया। सक्रिय मीडिया है, एक्टिव मीडिया है, विधिक यांत्रिकत्व, मतलब कि हम लोग बोलेंगे लीगल मैकेनिज्म यहाँ पर बनी हुई है, और प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचार पूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे। ठीक है, इतना सब कुछ है, इनके बावजूद भी भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो फिर अब ये क्या कहना चाह रहा है, इतने सारे उपाय, इन उपायों की प्रभावशीलता मतलब कितने इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस और औचित्य, मतलब कि क्या ये उचित है, रिलेवेंट, औचित्य मतलब यहाँ रिलेवेंट समझ लीजिए कि कितने ज़्यादा ये रिलेवेंट हैं और कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो आप कैसे समझ पाओगे? क्यों नहीं होता है? हाँ, अभी उधर मत जाओ, पहले केवल इधर आओ ना, भ्रष्टाचार पे टोमेन, उधर घूमो मत हो। ठीक है, आपने बताया कि सामाजिक स्वीकार्यता है। अच्छा बताया आपने, सामाजिक स्वीकार्यता है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है यहाँ पर ना, स्वीकार्यता, स्वीकार्यता। ओके, अगला बताएं। आपने करप्शन देखा, क्यों करप्शन देखा? क्योंकि समाज ने स्वीकार कर लिया। डाउरी एक्ट बना हुआ है, बेकार है ना, मतलब कि दहेज कानून गलत है, उसके बावजूद भी क्यों मतलब लागू नहीं हो पा रहा है? क्योंकि समाज ने दहेज को स्वीकार कर रखा है। ठीक है, और बताएं। सिस्टम में लूप होल्स हैं, है ना, सिस्टम में लूप होल्स है ना, लूप होल्स हैं। ठीक है भाई, जेंडर डिफरेंस कैसे आएगा? नहीं, करप्शन की बात करो ना, करप्शन पे आओ भी ना, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। कानून का जो लागू करना है वो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम नहीं है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम हमारे पास बेहतर नहीं है। ठीक है, ओके, और यानी कि हम बोलते हैं देरी है ना, न्याय में देरी है। ठीक है, हाँ, जन जागरूकता की कमी है, जन जागरूकता, जन जागरूकता मतलब पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। और बताएं, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन है ना। ठीक है, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन की हम बात करें, ओके, या फिर हम बोलेंगे जो ईमानदार है उनको हम लोग प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, हम बोलेंगे कि ऑनेस्ट जो पर्सन है उनको, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड मुद्दा है। और अच्छा, डर नहीं है ना, हाँ, और एक मिनट जोर से बोलो। बहुत शानदार, आपके प्रश्न से और आपके प्रश्न से, है ना, क्या नाम था, कौन सा प्रश्न था ये, देरी। इससे मुझे 2 यूपीएससी के प्रश्न याद आ गए ना, देरी से मुझे याद रखना है, भी बताऊंगा आपको। देरी कार्यान्वयन, है ना,
और क्या बताया था आपने कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सक्षम नहीं है ना, या नज़रअंदाज करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, एक प्रकार से बोल देते हैं। ठीक है, और बताएं। ओके ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये बना हुआ है, मैकेनिज्म बना हुआ है, सेल बना हुआ है, आरटीआई बना हुआ है, इसकी जानकारी नहीं जनता को, मतलब कि इनकी क्या बोलेंगे हम, लोकल लेवल पर, लोकल पहुंच नहीं है ना, लोकल रिचनेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, और हो गई, पब्लिक अवेयरनेस हो गई। स्ट्रिक्ट पालन नहीं होता, इसमें लिखा था मैंने कहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना। हाँ, कोई नया पॉइंट? सत्यम बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। और बताएं। अभी हम इसके अधिकार की बात कर रहे हैं ना, मौलिक अधिकार नहीं। भ्रष्टाचार में बात कर रहे हैं, मतलब अभी हमें ना। ठीक, ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट है भैया। ठीक है, और बताएं। हाँ, ये जागरूकता में आ जाएगा। नेतृत्व एक अच्छा, एक अलग मुद्दा मान सकते हैं इनको, लीडरशिप है ना। लीडरशिप यहाँ किसी भी में हो सकते हैं, यहाँ पर यानी कि इससे भी मुझे एक प्रश्न याद आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार है ना। क्या नाम था? संस्था। ठीक है, ओके, अब चलो चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न बता देता हूँ, लीडरशिप से शुरुआत करते हैं। यूपीएससी ने पूछा था कि किसी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। मान लो उदाहरण ले लेते हैं, सतर्कता सेल ले लेते हैं ना, इस संस्था के कोई हेड होंगे, या फिर ये ले लेते हैं आरटीआई जो डिपार्टमेंट रहते हैं इससे रिलेटेड, उनके कोई हेड होंगे। अगर वही करप्ट है तो फिर क्या पता चलेगा? वो संस्था कैसी होगी? करप्ट ही होगी। फिर यूपीएससी ने पूछा यहाँ पर कि किसी संस्था का चरित्र उसके व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होता है, मतलब कि उस पर्सन, उसका जो व्यक्तित्व नहीं, उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। मतलब कि जो लीडरशिप है ना, वहाँ संस्था के जो हेड हैं, अगर वही करप्ट है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि संस्था को करप्ट होना ही होना है। तो अगर हमें संस्था के बारे में जानना है कि इसका कैरेक्टर कैसा है इस इंस्टीट्यूशन का, तो उसके हेड को जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। हाँ, हाँ, ये मेरा नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट का है। चलिए ना, बताए मैंने था, बाकी मैं डिलीवर करता हूँ। ऐसे भैया जो शेर वाले हैं ना, शेर मतलब वो शेर सुनाता हूँ ना, वो मेरे शेर नहीं रहते, मेरे कुछ ही रहते हैं, बाकी तो किसी और के शेर रहते हैं, मैं तो मार मार के ले आता हूँ यहाँ ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, देखो क्या होता है, देश काल परिस्थितियाँ होती है, यहाँ पर उनके शेर अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम भी जो मैंने सुनाया था किसी और का ही था। चलो, एक और था पढ़े लिखे पे एक कथन आया था कौटिल्य का, शायद पूछा गया था, इथिक्स में पूछा था या फिर सोशियोलॉजी में, थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। पूछा गया था कि मुझे दुर्जनों की दुर्जनता से, है ना, उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। सज्जन मतलब जेंटलमैन, दुर्जन मतलब कि बैडमैन, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, कि सज्जन अगर एक्टिव नहीं है तो देश को ज़्यादा खतरा है। यानी कि उन्होंने बोला ना कि समझदार पढ़े लिखे लोग अगर वो भी नज़रअंदाज करेंगे तो ज़्यादा खतरा है। भाई जिनको जानकारी नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता ही नहीं है। पर अगर जानकार होने के बावजूद अगर वो इग्नोर कर रहा है तो ज़्यादा खतरा है, उस देश को ज़्यादा खतरा है अगर जानकार लोग वो चुप बैठा हुआ है। तो कौटिल्य का प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा था कि मुझे सज्जनों की निष्क्रियता से, मुझे दुर्जनों की दुर्जनता से उतना भय नहीं लगता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से लगता है। शायद ये और भी किसी विदेशी दार्शनिक का कथन था, इसको पूछा गया था। एक और था ट्रस्ट डेफिसिट, नहीं एक और था, हाँ एक और प्रश्न था, आपने कहा था ना इम्प्लीमेंशन, ये भी यूपीएससी ने पूछा है। किसमें? इकोनॉमी वाले पेपर में पूछा है। उन्होंने पूछा है यूपीएससी ने कि ये
नीतिगत गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया। मतलब कि ये इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस था या फिर पॉलिसी पैरालिसिस जिसने जो समृद्धि थी मतलब जो ग्रोथ थी उसको रोक दिया, ये कहना चाह रहा है। अब इस पे बड़ा सोच समझकर ध्यान रखिएगा इस मुद्दे पर कि यह इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो सकती है, एक तरफ तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो सकती है, और या फिर हो सकता है कि पॉलिसी जो बनाई गई उसी में कुछ कमियां हो, वो इंक्लूसिव ना हो, वो उसमें कुछ और मुद्दों को शामिल नहीं किया गया हो। तो या तो पॉलिसी पैरालाइसिस हो सकता है, पॉलिसी कमज़ोर हो सकती है, या फिर पॉलिसी ठीक है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है, मतलब जो लागू करने वाला सिस्टम है वो कमज़ोर है। तो हमें दोनों मुद्दों पे सोचना पड़ेगा कि क्या इसके योजना की इम्प्लीमेंटेशन में खराबी है, यानी कि जो आरटीआई लाया गया वो बेकार है, पॉलिसी बेकार है, ये जो लीगल मैकेनिज्म लाई गई है, मीडिया है, ये बेकार है, या फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया नहीं हो पा रहा। अगर ये सही है तो इन दोनों मुद्दों पे भी चर्चा करना पड़ेगा। अब सोचो, आंसर आपको खुद करना है, ठीक है भाई। अब इसको पढ़ना, कुछ आधार आपको मिल जाएंगे बाद में, और सॉल्यूशन आपको निकालने। दूसरा है, इन खतरों का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीतियां सुझाइए। आ गया ना, रणनीतियां सुझाइए। कहाँ से सुझाओगे, जब पढ़ोगे नहीं तो? समस्या पता होगी तो ही तो सॉल्यूशन है। अगर समस्या पता है तो उसका अपोजिट कर दो, सॉल्यूशन है। आपने बोला कि जागरूकता नहीं है, सॉल्यूशन क्या बता दोगे? जागरूकता लाए। आपने कहा कि क्रियान्वयन बेहतर नहीं है, आप क्या बोलोगे? क्रियान्वयन बेहतर कर दे। एक और मंत्र देता हूँ, गुरु मंत्र है ना, क्या नाम था कौटिल्य के, क्या नाम है, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु, हाँ सुकरात शायद बता दिया है मैंने आपको। सोक्रेटिस मेथड बताइए मैंने आपको, नहीं बताए? सोक्रेटिस मेथड है भैया, लिख लेना ना, सुकरात की तरीका है, ये बहुत काम आएगा लाइफ में। अगर ये कर लिया आधे प्रश्नों के सॉल्यूशन इधर से मिल जाएंगे। देखो, एक होता है थेसिस, ठीक है, इसका अपोजिट होगा एंटीथेसिस। और इन दोनों से निकलेगा ऐसे निकाल ले, इन दोनों से एक मंत्र निकलेगा। समुद्र मंथन हमने किया और उससे क्या निकला? समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें क्या निकला था? अमृत। इससे निकलेगा सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस मतलब हिंदी वाले लिखेंगे संश्लेषण। एंटीथेसिस यानी थेसिस यानी कोई धारणा होगा। अब कुछ इसके शब्द थोड़ा हिंदी का देख लेंगे आप लोग, है ना, शब्द समझिए। थेसिस मतलब कोई धारणा। मैंने कहा मैं क्लाउडियस टोल्मी हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा है ना सबने, अवधारणा। हाँ, थेसिस मतलब अवधारणा, ठीक है। अवधारणा लिख लो, अवधारणा, और इसका लिख लेना विपरीत धारणा या अपोजिट धारणा, जो भी लिखना है, ठीक है। मैंने एक अवधारणा प्रस्तुत की आपके सामने। मैंने कहा मैं क्लाउडियस टोल्मी हूँ। मैंने कह दिया आपको कि पृथ्वी केंद्र में सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है भाई। मैंने कह दिया पृथ्वी केंद्र में सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये मेरी अवधारणा हो गई, क्योंकि मैं टोल्मी हूँ। उस टाइम मेरे पास कोई उपकरण नहीं है। मैंने देखा धरती तो स्थिर है, सूर्य घूमता जा रहा है, सुबह इधर था, शाम को उधर था, उधर चला गया। ये अवधारणा आ गई। अब आप में से कोई गैलीलियो पैदा हुआ, उस गैलीलियो ने आकर के क्या बोला? यार ये तो बंदा गलत बता रहा है। कैसे गलत बता रहा है? सूरज तो अपनी जगह पर है, ये हम लोग घूम रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, ये गलत है। बेचारे को बोला उसने कि गलत बता रहे हो आप। एंटीथेसिस मतलब उसके अपोजिट गया, वो एकदम उल्टा बोला उसने। नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पर बेचारे की बात नहीं सुनी, फांसी पे लटका दिया उसको ना, कि नहीं पृथ्वी केंद्र में है, लटका दिया। तो फिर एक और आया कोपरनिकस नाम से, बहुत बाद में आया। उसने फिर साबित किया कि वास्तव में सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो यानी कि एंटीथेसिस कैसे आई? जब उसके अपोजिट सोचा। ह्यूमन साइंस क्या है? नेचुरल साइंस के अपोजिट चलता है। मतलब ऐसा नहीं हर मामलों में, ज्यादातर मामलों में फॉलो भी करता है। गुरुत्वाकर्षण कहता है कि पानी ढलान से
जबकि आपने क्या बना दिया, वाटर पंप वाली मशीन बना दी, वो क्या बोलते हैं, वो बोरिंग मशीन बना दी, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया। अपोजिट सोचा ना। हर चीज में आपने देखा कि प्रकृति कहती है कि पेड़ पौधे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठेंगे, आपने उसको साफ करके बिल्डिंग बना डाली। अपोजिट सोचा। थेसिस आई, एंटीथेसिस आई, दोनों पे तर्क किया, वितर्क किया, और उससे जो वास्तव में सच निकला वो था सिंथेसिस, यानी कि ये मंथन करने के बाद में निकला। सुकरात क्या करते थे कि वो किसी दार्शनिक को अपने पास बिठा लेते थे। वो पता है यूरोप का सबसे महान दार्शनिक किसको बोला गया? सुकरात को। सबसे पहला दार्शनिक सुकरात को, ठीक है ना। सबसे महान अभी तक का। कौटिल्य भी नहीं है, ओ क्या नाम है, कौटिल्य नहीं, अपने कौटिल्य तो हमने बात किया, वो अरस्तु। अरस्तु को भी मान नहीं, अरस्तु ने कुछ मामलों में चीटिंग करी थी, तो क्योंकि उनको उनकी परिस्थितियां अलग थी, तो इतने महान दार्शनिक थे, मतलब पवित्र दार्शनिक थे, बहुत पवित्र, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इतना ज्ञान कहाँ से है उनको, वो सुनते थे, सामने वाले को दार्शनिक को बिठा लिया, उससे प्रश्न करते थे, वो थ्योरी देता था, उससे उल्टा प्रश्न बोलते थे, ऐसा नहीं है, फिर बोलते थे नहीं ऐसा ही है, फिर बोलते थे ऐसा नहीं है, फिर वो तर्क वितर्क चलता था दोनों में, और बाद में निचोड़ निकलता था कि हाँ यार ये बात सच है। दोनों की चर्चा के बाद में एक सच निकलता था कि ये बात सच है। यानी कि यहाँ पर भी हम उदाहरण ले लेते हैं। अवधारणा आई कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है, फिर किसी ने अपोजिट बोला नहीं, सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, फिर दोनों में तर्क वितर्क हुए, साइंटिस्टों में खोज की गई, पता चला कि सूर्य केंद्र में सौर मंडल के, ब्रह्मांड के केंद्र में कोई नहीं है, तो क्या निकला? सिंथेसिस। तो आप भी हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आए ना, उसके अपोजिट सोचिए, आधे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अरस्तु में ऐसे, अरस्तु में ऐसे क्या नाम है, सुकरात मेथड से, ठीक है। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसका अपोजिट कर दो 360 डिग्री, क्या निकल जाएगा? सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस प्रॉब्लम सर्च कर लो भाई, सॉल्यूशन आपके सामने ही है। उल्टा कर दो, कुछ मामलों में हो सकता है कुछ के सॉल्यूशन उल्टे करने पर ना मिले, पर अधिकतर के 75% के सॉल्यूशन उसका उल्टा होता है। जो हम प्रॉब्लम देखते हैं उसका उल्टा सॉल्यूशन है। कर दोगे इतना? बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान उसका अपोजिट है। बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, आप आधे डॉक्टर बन गए, आधा सिलेबस आपने पढ़ लिया। मजा आ रहा है? मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस आपके अंदर वो जगा रहा हूं जो आपको जागना चाहिए। क्या? मेरे भारत के युवा जगो, जगो भाई जगो। करप्शन क्या है ये तो आप ही पढ़ लोगे, मैं बस ये बता रहा हूँ करप्शन ना करें, करप्शन से बचने के क्या उपाय हो, प्रश्न कैसे आएंगे, आपको कैसे टैकल करना है, वो चीज़ मैंने, मेरा यहाँ तक काम मेरा यही है ना। कंटेंट तो आप भी आराम से पढ़ लोगे, भी उसमें कोई डाउट रहे तो फिर आप पूछिएगा। मैं कंटेंट आपको शेयर कर ही दिया है, मैंने उद्देश्य आपके अंदर वो समझ विकसित हो। भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव अदक्षता को क्या बोलेंगे? इनसफिशिएंसी, और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा, ठीक है। भ्रष्टाचार का सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, जो पब्लिक फंड है उनका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचारों की विवेचना करो। क्या कह रहा है? वही मछली वाला उदाहरण आप देख समझिए ना। भ्रष्टाचार क्या कर रहा है? एक तो राजकोष का दुरुपयोग करेगा, ठीक है, प्रशासनिक अदक्षता पैदा करेगा और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा। ये सारी चीजें समस्याएं इनको उत्पन्न करेगा। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। भ्रष्टाचार ने 3 चीजों को पैदा किया, करप्शन ने 3 चीजों को पैदा किया। क्या किया? सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, ये इसका प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट क्या निकला? प्रशासन अदक्ष हो गया। तीसरा प्रोडक्ट क्या निकला? राष्ट्रीय विकास में बाधा आ गई। ये कहना चाहते कौटिल्य। अब ये कह रहे हैं कि कौटिल्य के विचारों की विवेचना करो। क्या कौटिल्य ने कहा वो सच है? 100%। सही है, अभी तक चल रहा है। एक एड आता है, एक जाने कौन सी अभी एक एड चला है कि अच्छी चीजें कभी नहीं बदलती। एक सीरीज का एड आता है कि वो एक मास्टर जी रहते हैं और वो उनके बहुत पुराने स्टूडेंट आते हैं, बुक का आता है ना। तो
मास्टर जी के पास वो जाता है, ये सर आप अभी तक पढ़ा रहे हो? हाँ मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ। सर इसी किताब से पढ़ा रहे हो? हाँ इसी किताब से। फिर वो अपने बच्चे से कहता है कि देखो इसी किताब से सर हमें भी पढ़ाते थे और बेटा तुम्हें भी पढ़ा रहे हैं। तो फिर वो मास्टर जी कहते हैं कि अच्छी चीज़ें कभी नहीं बदलती, तो अच्छे विचार कभी नहीं बदलते, मतलब देश का। पर यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक और नया मंत्र दे रहा हूँ, शायद दे दिया पहले पर दोबारा समझा रहा हूँ उसका उपयोग। देश काल परिस्थिति। एक बात ध्यान रखना, इस मंत्र को, ये फॉर्मूले को हर जगह लागू करना जहां पर भी हो सकता है। एक एंगल सेट कर लो, मतलब अभी एक चीज़ तो आपने सीखी होगी, जिनको आई फ्लू वो होगा वो नॉर्मल चश्मा से कौन सा चश्मा लगाने लग गए? काला वाला, है ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि साहब काला चश्मा लगाओगे तो आई फ्लू से थोड़ा आंखों को राहत मिलेगी। तो एक नया चश्मा मैं दे रहा हूँ आपको, ये दिखेगा नहीं हालांकि, पर ये चश्मे से देखना है सभी को, एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ। टाइम, काल कहाँ गया होगा? टाइम। कंट्री, कंट्री मतलब देशी मत समझिए, कोई स्पेशल पैलेस की मैं बात कर रहा हूँ। सिचुएशन, सिचुएशन, कंट्री, टाइम, कंट्री, सिचुएशन, ठीक है। एसटीसी फॉर्मूला कहते हैं इसको, देश काल परिस्थिति। एक नया चश्मा दे रहा हूँ, ये चश्मा क्या है? आप हर चीज को इस चश्मे से देखिए। मतलब ये विचार कौटिल्य ने दिया कब? मौर्य काल में। मौर्य काल में थे कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उस काल में दिया गया विचार क्या आज प्रासंगिक है या नहीं है? यानी कि उस समय में भारत में दिया गया था, हो सकता है कि ये जापान में प्रासंगिक ना हो सकता है कौटिल्य ने मगध के संदर्भ में दिया था, पता चले दक्षिण भारत में लागू हो या ना हो। मतलब बता रहा हूँ, लागू है अभी तो, रिलेवेंट है। मतलब काल यानी कि उस समय का काल कैसा था जब दार्शनिक ने विचार दिए थे, क्या आज का काल वैसा है? हो सकता है। उस समय पे परिस्थितियाँ क्या रही होगी? उस समय पे शायद सीवीसी का गठन नहीं किया होगा, उस समय पे शायद सीबीआई ना आया होगा, शायद कानून नहीं बना होगा, शायद वहाँ पर कैमरा नहीं थे, सीसीटीवी। उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, तो ये समय की परिस्थिति अलग है। तो सोचो इस चीज़ पर, हर मुद्दे को इस चीज़ पर सोचो, इस चश्मे से सोचो कि क्या ये जो दिया गया थॉट है, यानी कि आपको भी क्या बनना है? सोक्रेटिस बनना है, सुकरात। उसी की तरह सोचो कि क्या ये दिया गया जो विचार है, यह आज के समय में जिस स्थान पे प्रयोग कर रहे हो वहाँ पर प्रासंगिक है? क्या जो टाइम है उस समय पे दिया गया था और आज का टाइम वैसा है? क्या सिचुएशन भी वैसी है? अगर तीनों में ये लागू हो रहा है तो ये रिलेवेंट है। आपसे कई सारे प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि इनके विचारों की प्रासंगिकता बताइए। जैसे एक बार पूछा गया था, एमपीपीएससी में शायद पूछा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसकी तुलना करो, ठीक है। कई सारी बातें हैं ना। या फिर एक बार पूछा गया था कि गांधी जी का राष्ट्रवाद और सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद, इनकी तुलना की गई थी। ऐसे तुलना भी पूछी जाती है। भगत सिंह और कभी गांधी जी में भी पूछ ले, मैं भी पॉसिबल, अभी तो शायद नहीं पूछा गया। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि उनके कौन से विचार थे जो आज प्रासंगिक है। पूछ लिया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो समाजवाद था या नेहरू जी का जो समाजवाद था वो आज कितना प्रासंगिक है। तो कई सारे विचार तो उन्होंने ऐसे दिए जो आज गलत है भाई, है ना। अगर उनके अनुसार हम चलते हैं उस समय पे, क्योंकि वो भी युवा थे, वो चाहते थे एकदम लेनिन की तरह क्रांति जो रूस में की गई थी लेनिन के द्वारा, वैसी क्रांति चाहते थे। भारत में समाजवाद की पूंजीवाद का अंत हो। तो आज पूंजीवाद की वजह से बहुत चीज़ें हमें मिली है ना। बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज हमारे पास आई, हम लोग आज सुपर पावर बने, तो उसमें पूंजीवाद का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। तो कई सारे विचार ऐसे जो उनके